हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पढ़े थे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 4 बिजनेस स्ट्रेटजी का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसमें कि पढ़ना है हमको स्टाफिंग के बारे में। ये मैनेजमेंट का थर्ड स्टेप, जिसमें कि पहले आज पढ़ेंगे स्टाफिंग। मीनिंग पढ़ते हैं इसका। After planning and selection of the organization structure, the next step is the management process is to fill the various posts provided in the organization। देखिए, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, और उसके बाद क्या करना है, स्टाफिंग। जो पोस्ट है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है तो उसका अलग अलग हेड बनाएंगे, या फिर उसमें जो वर्क करेंगे, जॉब प्लेस है उसको फिल करना है ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा, मतलब उसके लिए अपॉइंट करेंगे। दिस इज टर्म एज द मैनेजमेंट ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। यही कहलाता है स्टाफिंग फंक्शन। इन द सिंपलेस्ट टर्म, स्टाफिंग इज पुटिंग पीपुल टू जॉब, मतलब पीपुल को जॉब पे डालना। इट बिगैन विथ वर्क फोर्स प्लानिंग एंड इंक्लूडिंग डिफरेंट अदर फंक्शन लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ वर्क फोर्स। मतलब ये सारा टर्म जो है ये स्टाफिंग में इन्वॉल्व होता है। इम्पोर्टेंट क्या है स्टाफिंग का, इम्पोर्टेंस क्या है? प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर द फॉलोइंग बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ हेल्प मतलब बेनिफिट देते हैं स्टाफिंग। पहला, हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंस पर्सनल फॉर वेरियस जॉब। मतलब डिस्कवर पता चलता है और हमको कि कौन किसके लिए मतलब किस जॉब के लिए मतलब सही रहेगा वो। मेकिंग फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। देखिए, हायर परफॉर्मेंस जो करेंगे उससे हमको पता चलेगा कि इसको किस प्लेस पे किस जॉब पे डालना है। इंश्योर द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर्स। देखिए, कंटिन्यूअस सर्वाइवल जो है इंश्योर करता है, और ग्रोथ जो है इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन का ये बढ़ाता है, ग्रोथ करता है अगर प्लानिंग सही से हो जाता है। हेल्प टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मॉरल ऑफ एम्प्लॉय थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन। अगर कोई अपनी जॉब में अच्छे से कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है तो उसको उसके अनुसार उसको रिवार्ड दिया जाता है। अब स्टाफिंग में जो है ये क्या है, स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो है एक पार्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का। द स्टाफिंग फंक्शन डील विद द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजिंग द ह्यूमन component of an organization is the most important task because the performance of an organization depend upon how well this function is performed। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है सारा वर्क डिपेंड करता है किस पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे। अगर ह्यूमन वहाँ का एम्प्लॉई, वहाँ का एम्प्लॉयर जो भी है सब अच्छे से अगर काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से चल पाता है, अपना वर्क कर पाता है। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अचीव इट्स गोल इज डिटरमाइंड टू ए ग्रेट एक्सटेंट ऑन द कंपिटेंस, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ इट्स ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है सक्सेस किस पे डिपेंड करता है, तो वहाँ का अगर कंपिटेंस अच्छा है, मोटिवेशन सही से मिल रहा है एम्प्लॉई को, और उसका एम्प्लॉई का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है तो क्या होता है, इससे ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल जो है अच्छे से अचीव कर पाता है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी एंड ड्यूटीज़। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कुछ स्पेशलाइजेशन और एक्टिविटी उसमें ड्यूटी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। विच द ह्यूमन रिसोर्सेज पर्सोनल मस्ट परफॉर्म दीज ड्यूटीज आर। पढ़ते हैं कौन कौन सी ड्यूटी है। पहला, रिक्रूटमेंट, सर्च फॉर क्वालिफाइड पीपुल। क्वालिफाइड पीपुल का सर्च किया जाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। एनालाइजिंग जॉब्स, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। अब अच्छे से उस जॉब को डिस्क्राइब करेंगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उस जॉब पे डालेंगे उस पीपुल को जो उसके लिए सूटेबल होगा। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान। अब कंपनसेशन डेवलपमेंट करेंगे, मतलब जो सैलरी दिया जाएगा, और इंसेंटिव प्लान, अच्छा जो कर रहा है उसको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर इफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड 1 मिनट नाउ
कहाँ थे हम लोग? 4th पे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय फॉर इफिशिएंट परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ। देखिए कोई भी एम्प्लॉय अगर आता है तो उसको पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पता तो होता नहीं है, तो इसके लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है ताकि वो अपने जॉब में इफिशिएंट वर्क कर पाए और अपना करियर का ग्रोथ कर पाए। 5th है मेंटेनिंग लेबर रिलेशंस एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। देखिए लेबर रिलेशन मेंटेन होना चाहिए, जिससे कि कोई भी वर्क कर रहा है, एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो अपने एम्प्लॉय के लिए क्या हुआ? लेबर हुआ। इस तरह का रिलेशनशिप जो है मेंटेन होना चाहिए। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। देखिए अब जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो उसको सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा और उसको वेलफेयर भी देना करना पड़ेगा उसका। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशन। अब जब कोई ये ऑर्गेनाइजेशन लीगल सूट्स में अगर फंसता है तो वहाँ पे उसको कंपनी को डिफेंड करेंगे, मतलब अपने कंपनी को बचाएंगे। अब स्टाफिंग प्रोसेस क्या क्या इसमें आता है? एज यू आर नाउ अवेयर द प्राइम कंसर्न ऑफ द स्टाफिंग फंक्शन इन द मैनेजमेंट प्रोसेस इज द टाइमली फुलफिलमेंट ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए स्टाफिंग में क्या होता है कि जो मेरे जॉब है उसके लिए जो सूटेबल ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको वहाँ पे पुट करना। अब कौन सा स्टेप फॉलो किया जाएगा उसके बारे में पढ़ते हैं। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, पहले हम पता करेंगे कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना मैन पावर का ज़रूरत है, कितना सीट वैकेंट है। अच्छे से पता हो जाने के बाद उसका कैसा स्किल होना चाहिए, परफॉर्मेंस कैसा चाहिए हमको, कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, इसके आधार पे ये सब हमको पहले पता करना पड़ेगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट may be defined as the process of searching for prospective employee and stimulating them to apply for job in the organization। रिक्रूटमेंट मतलब हुआ कि डिफाइन करेंगे उस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? तो सर्चिंग ऑफ एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब, और किस उसको जॉब में कैसे अप्लाई करना है इसका पता करेंगे। The information generated in the process of writing the job description and the candidate profile may be used for developing the situations vacant advertisement। अब जो हमको पता चलेगा कि कैसा मतलब एम्प्लॉय चाहिए, किस तरह का वहाँ का एक्सपीरियंस चाहिए, उसके अनुसार हम एडवर्टाइजमेंट भी डालते हैं जिससे कि पीपल को पता चले यहाँ पे जॉब के लिए वैकेंसी आया हुआ है। अब सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमॉन्ग द पूल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट डेवलप एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखिए रिक्रूटमेंट में हमारे पास बहुत सारा जॉब का पता चल गया, वैकेंसी भी आ गया, एप्लीकेशन आ चुके हैं। अब सेलेक्ट करना है उसमें से जो वैकेंसी में आए हैं, जिनका नाम जो अप्लाई किए हैं उसमें से सिलेक्ट करना है कि जो हमारे जॉब के लिए सुटेबल है। In case of highly specialized job where the choice space is very narrow, the rigor of the selection process serves two important purpose। दो पर्पस होते हैं सिलेक्शन का। पहला, इट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमॉन्ग द अवेलेबल, जो अवेलेबल है उसमें से हमको बेस्ट जो रहेगा उसको ले लेंगे। नेक्स्ट, इट इन्हेंस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज सेलेक्टेड एंड कॉन्वे टू दैम द seriousness with which the things are done in the organization। और दूसरा है क्या, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीरियस है उसको हम ले लेंगे अपने जॉब के लिए। द रीगर इन्वॉल्व ए होस्ट ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू डिस्क्राइब लेटर। अब उसके बाद जो है हमारा टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, जो भी उसको उसमें अच्छा करेगा उसको ले लिया जाएगा। दोज हु आर एबल टू सक्सेसफुल negotiate the test and the interview are offer an employment कॉन्ट्रैक्ट ए रिटन डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए अब जो ये सब में पास हो जाएगा उसको रिटन डॉक्यूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो होगा। अब प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ज्वाइनिंग ए जॉब मार्क्स द बिगनिंग ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय एट द वर्क प्लेस। अब ज्वाइनिंग उसके बाद हो जाएगा। द एम्प्लॉय इज गिवन ए ब्रीफ presentation about the company and is introduced to his superiors, subordinate and colleagues। देखिए जब कोई जॉब एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करेगा तो उसके बाद उसको क्या होगा, पूरा ब्रीफ प्रेजेंटेशन मतलब बताया जाएगा कि कंपनी क्या है, क्या काम करता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, इसका क्या प्रोडक्ट है, ये सब के बारे में। और
इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा अपने सुपीरियर से, अपने जो सीनियर है उनसे, जो सबऑर्डिनेट है, जो जूनियर है उनसे, और जो उनके साथ कलीग्स जो काम करेंगे उनके साथ उनको भी इंट्रोड्यूस करवाएगा। ही इज़ टेकन अराउंड द वर्क प्लेस एंड गिवन द चार्ज ऑफ द जॉब फॉर विच ही हैज़ बीन सेलेक्टेड। उसके बाद जो है उनको वर्क प्लेस पूरे घुमाया जाएगा, दिखाया जाएगा। उसके बाद उनको जो जिस जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया है उसका चार्ज दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द बेस्ट वे टू प्रोवाइड सच एन अपॉर्चुनिटी इज टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय लर्निंग। Organization have either in-housing training center or have forged alliance with training and educational institute to ensure continuing learning of their employee। देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर हमको अपने एम्प्लॉय से बेस्ट निकालना है, मतलब अच्छे से उनका ग्रोथ करवाना है, तो उनको क्या होगा कि टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे, या तो अपने इंस्टीट्यूट अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टीट्यूशन में अपना एजुकेशन के लिए भेजे जाएंगे। अब नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। After the employee have undergone a period of training and they have been on the job for some time, there is a need to evaluate their performance. All organizations have some formal or informal means of appraising their employee performance. Performance appraisal means evaluating an employee current and or past performance as against certain predetermined standard। देखिए, अब काम को पता चल गया, जब एम्प्लॉय हम अपने अंदर में ले लिए किसी भी एम्प्लॉय को, अब उसके बाद पता करेंगे ये किस मतलब हमारे जॉब के लिए सूटेबल है, सही से काम अपना ग्रोथ कर पा रहा है। उसके आधार पे जो है उसको अप्रेजल दिया जाएगा, मतलब वो किस लायक है, सही से हो पा रहा है, या मतलब अपने एम्प्लॉय का मूल्यांकन करेंगे, वो सही से काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको उस तरह का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, इस तरह का। अब प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। इट बिकेम नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस कैरियर रिलेटेड इशू एंड प्रमोशनल एवेन्यू फॉर देयर एम्प्लॉय। देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वहाँ पे मैनेजर नीड टू डिजाइन एक्टिविटी टू सर्व एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑल्सो। अब मैनेजर का काम होता है कि एम्प्लॉय जो आया है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म के लिए रहे। अब हम किसी एम्प्लॉय को एक ही जॉब में दे देंगे तो वो काम करते करते बोर हो जाता है, ना उसका प्रमोशन होगा ना सैलरी बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, बोर हो जाएंगे। इसलिए जो ये प्रमोशन फैसिलिटी होना ज़रूरी है, कैरियर प्लानिंग का होना ज़रूरी है। अब कंपनसेशन। ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू एस्टेब्लिश वेजेज एंड सैलरी प्लान फॉर देयर एम्प्लॉय। सारा ऑर्गेनाइजेशन में अपना वेजेज और सैलरी प्लान फिक्स होते हैं। देयर आर वेरियस वे टू प्रिपेयर डिफरेंट पे प्लान डिपेंडिंग ऑन द वर्थ ऑफ द जॉब। जैसा जॉब होता है उसके अनुसार डिफरेंट तरह का पे भी दिया जाता है। एस्पेक्ट ऑफ स्टेपिंग। स्टेपिंग का एस्पेक्ट क्या होगा? देयर आर 3 एस्पेक्ट। क्या क्या है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अब रिक्रूटमेंट पढ़ते हैं। इट हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय का सिलेक्ट मतलब प्रोस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रोसेस कहलाता है रिक्रूटमेंट। अब सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या है? देयर आर 2 सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला इंटरनल सोर्स और दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 2 इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का भी 2 सोर्स हैं। पहला ट्रांसफ़र। इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर। देखिए, विदाउट ए सब्सटेंसिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय। देखिए, ट्रांसफ़र मतलब एक जॉब से दूसरे जॉब में ट्रांसफ़र करना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र करना, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में ट्रांसफ़र करना बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के में चेंज आने के, और ना ही उसका स्टेटस में कुछ चेंज आएगा, ना सैलरी में कुछ में भी चेंज नहीं आएगा। तो ये हो गया ट्रांसफ़र सोर्स। अब दूसरा है प्रमोशन। बिजनेस इंटरप्राइजेज जनरली फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ फाइलिंग हायर जॉब बाय प्रमोटिंग एम्प्लॉय फ्रॉम लोअर जॉब। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो पहले तो अगर ज्वाइन किया नीचे लोअर मैनेजमेंट,
उनका फिर से प्रमोशन होते होते मिडिल में आएंगे, फिर टॉप मैनेजमेंट में आएंगे, तो ये प्रमोशन प्रोसेस हुआ। ये भी क्या हो गया, रिक्रूटमेंट का सोर्स हुआ। ये दूसरा सोर्स हो गया इंटरनल सोर्स का। दूसरा एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट प्रोवाइड वाइड चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये बहुत ही बड़ा चॉइस, मतलब बहुत बड़ा प्लेस है जहाँ से हम अपना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉय का फॉर्म होता है। पहला डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया, एडवर्टाइजमेंट देख के आए हैं या फिर कहीं से कोई एम्प्लॉय बता रहा है, पहले से जो है वो बताए हैं, इस तरह से। कैजुअल कॉलर्स। मैनी रिप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप ए डाटाबेस ऑफ unsolicited applicant in their offices. Such job seekers can be valuable source of manpower. बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सीवी देने का काम करता है, जैसे कि लिंक्डइन हो गया या फिर जॉब अलर्ट जो भी है, कैरियर प्लानर, ये सब जो है एक वहाँ पर अप्लाई करते हैं कोई भी एम्प्लॉय, और वहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं वो सीवी कंपनी को, और कंपनी जो है उसको हायर करते हैं। ये हो गया कैजुअल कॉलर। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड एंड प्रोफेशनल जर्नल इज जनरली यूज्ड व्हेन ए वाइड चॉइस इज रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ पे हमको बहुत सारा एम्प्लॉय चाहिए, जिसमें से हमको चूज करेंगे किसी एक को या जितना भी चूज करना हो, उस तरह के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसी न्यूज़पेपर में या फिर कोई भी जनरल में या फिर जहाँ भी से हम एडवर्टाइजमेंट देख के कोई भी एम्प्लॉय आ सके। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज ए गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स। अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, मतलब कोई स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, और तो उसमें ट्रांसफर एक्सचेंज होते रहता है। नेक्स्ट, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। Placement agency provide a nationwide service in matching personnel demand and supply. These agencies compile biodata of a large number of candidates and recommended suitable name to their client. अब बहुत सारे एजेंसी होते हैं, ठीक है, वो उसके पास बहुत सारा बायोडाटा आता है और वो जो है अपने क्लाइंट को जिसका एप्लीकेशन सूट करता है उसको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने क्लाइंट को। अब कैंपस रिक्रूटमेंट। बहुत आप जानते होंगे कैंपस सिलेक्शन होता है कि कॉलेज में अगर कोई भी एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो वहाँ पर कॉलेज में आते हैं कंपनीज, अपना कैंपस सिलेक्शन वहाँ से ही डायरेक्ट सेलेक्ट करके एम्प्लॉय को ले जाते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय एप्लीकेशन। मतलब अब जो एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वही रिकमेंड करते हैं कि ये इसके लिए सूटेबल है, तो वो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आते हैं। अब सिलेक्शन। Selection is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. अब जो बहुत सारे वैकेंसी है, मतलब रिक्रूटमेंट में एप्लीकेशन आ गए, उसमें से जो बेस्ट होंगे उनको सेलेक्ट करेंगे, वो सिलेक्शन प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का? द इम्पोर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आर एज फॉलोज। पहला क्या? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाई इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन आए हैं उसमें सीवी रहते हैं, उसमें से हमको पता चलता है जो हमारे लिए सूटेबल है, कौन सूटेबल नहीं है। जो अनक्वालिफाइड है, अनफिट है हमारे जॉब के लिए, उनको क्या करना है? एलिमिनेट करते हैं, छांटते हैं। सिलेक्शन टेस्ट। एन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट इज ए मैकेनिज्म आइदर ए पेपर एंड पेंसिल टेस्ट और एन एक्सरसाइज दैट अटेम्प्ट टू मेजर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। कोई भी एप्लीकेशन आया है तो उसका क्या करें? टेस्ट लेते हैं, या पेपर टेस्ट या फिर पेंसिल टेस्ट या फिर एक्सरसाइज कुछ देते हैं उस तरह का। तो उसमें जो सही होता है उसमें से हमको पता चल जाता है उसका कैरेक्टर क्या है, कितना क्या कर पाएगा वो। अब इम्पोर्टेंट टेस्ट यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय। कुछ टेस्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एम्प्लॉय का सिलेक्शन के लिए। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट। कौन कितना इंटेलिजेंट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसे कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। उसका माइंड कितना सही है, क्या माइंड में क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, ये सब पता करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट। इट इज़ ए मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल। कितना वो पोटेंशियल है न्यू स्किल लर्न करने के लिए, ये सब पता करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट प्रोवाइड क्लू टू ए पर्सनस इमोशन, हर रिएक्शन, मैच्योरिटी एंड वैल्यू सिस्टम। अब कितना वो मैच्योर है, उसमें कैसा इमोशन है,
ये वैल्यू सिस्टम, ये सब पता करने के लिए उसका रिएक्शन कैसा होता है, ये सब पता करने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। ट्रेड टेस्ट, दिस टेस्ट मेजर्ड द एग्जिस्टिंग स्किल ऑफ द इंडिविजुअल, उसमें ये टेस्ट बताता है कि उसमें अभी क्या स्किल है वो सब के बारे में। अब इंटरेस्ट टेस्ट, एवरी इंडिविजुअल हैज़ fascination for some job than the other. Interest tests are used to know the pattern of interest or involvement of a person. मतलब कोई कितना इन्वॉल्व होना चाहता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, कितना इंटरेस्टेड है, ये सब पता करने के लिए जो है इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू इज ए फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन कंडक्टेड टू इवेल्यूएट द एप्लीकेशन सुटेबिलिटी फॉर द जॉब। मतलब उससे बात करते हैं, उससे जो हमको पूरा डीपली बात करते हैं, उससे हमको पता चलता है कितना वो सूटेबल है मेरे जॉब के लिए या फिर नहीं है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, मेनी एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट नेम्स, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर ऑफ रेफरेंस फॉर द पर्पस ऑफ वेरीफाइंग इन्फॉर्मेशन एंड गेनिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन एन एप्लीकेंट। मतलब कोई भी एप्लीकेशन आया है एम्प्लॉयमेंट, अगर उसको हम अपने जॉब में रखना चाहते हैं, उसे उसका नाम लिया जाता है, एड्रेस लिया जाता है, टेलीफोन नंबर लिया जाता है, और रेफरेंस क्यों, तो उसको अच्छे से पता, उसके बारे में पता करना है कि वो कैसा है, किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, उसका कैरेक्टर कैसा है, ये सब पता करने के लिए सब लिया जाता है। प्रीवियस एम्प्लॉयर, नॉन पर्सन, टीचर एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स कैन एक्ट एज रेफरेंस। जो एम्प्लॉयर पहले से एम्प्लॉयर हैं या फिर जो पर्सन टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो सब जो है रेफरेंस का काम करते हैं। सिलेक्शन डिसीजन, द फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी मेड फ्रॉम अमॉन्ग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक। मतलब अब जो अप्लीकेंट ये सारा टेस्ट पास कर गए, उनमें से किसी को सिलेक्ट करना है, तो ये लास्ट फाइनल डिसीजन होगा। द व्यूज ऑफ द कंसर्न मैनेजर विल बी जनरली कंसिडर्ड इन द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट इज़ he and she who is responsible for the performance of the new employee। अब जो भी यहाँ पे सेलेक्ट किए जाएंगे वो एम्प्लॉय के लिए, और जो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वही उस एम्प्लॉय के लिए लायबल होंगे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन, आफ्टर द सिलेक्शन डिसीजन एंड बिफोर द जॉब ऑफर इज मेड द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो ए मेडिकल फिटनेस टेस्ट। जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद जो है मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है। द जॉब ऑफर इज गिवन टू द कैंडिडेट बीइंग डिक्लेयर फिट आफ्टर द मेडिकल एग्जामिनेशन। जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाते हैं तो उसको फिट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जॉब ऑफर। द नेक्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस इज जॉब ऑफर टू दोज अप्लीकेंट्स हु हैव पास्ड ऑल द प्रीवियस हर्डल्स। अब पिछला जो सारा स्टेप पास करके उसको जॉब ऑफर दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आफ्टर द जॉब ऑफर has been made and candidate accept the offer, certain documents need to be executed by the employer and the candidate. This form contains certain vital details about the candidate which are authenticated and attested by him or her। और देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, इसमें कि एम्प्लॉय का बहुत सारा डिटेल लिया जाता है और उसमें एम्प्लॉय का साइन भी होता है। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज एन attempt to improve the current or future employee performance by increasing an employee ability to perform through learning, usual by changing the employee attitude or increasing his or her skill and knowledge। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से क्या होता है, जो एम्प्लॉय है उसका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना और उस एम्प्लॉय का एबिलिटी और परफॉर्मेंस जो है उसको या फिर याद कैसे इंक्रीज किया जाएगा, तो उसको कुछ अलग सिखाया जाएगा। उसका यूजुअल बाय चेंजिंग द एम्प्लॉय के एटीट्यूड को चेंज किया जाएगा और उसके स्किल को जो है इंक्रीज़ किया जाएगा, उसके नॉलेज को इंक्रीज़ किया जाएगा। इस तरह से उसका जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से जो है हम उसका इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उस एम्प्लॉय का। इस तरह से आपका स्टाफिंग चैप्टर भी ख़त्म हो गए हैं। अब हम बहुत जल्दी अच्छे से रिवीजन 2-3 दिन में और कंप्लीट कर लेंगे। आपका चैप्टर 6 हो गया स्टाफिंग। अब नेक्स्ट क्लास फिर कल होगा। फिर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और रिवीजन करिएगा। बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम के लिए लगे रहिए। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।